आज हम कल के ही विषय ठोस प्रावस्था को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। ये ठोस प्रावस्था अधिकतम 4 अंक का है, जिसमें 4 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ के रूप में रहेंगे, अर्थात एक अंक के होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम देखें कि ठोस अवस्था में जो इसके पहले जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला था उसमें वर्गीकरण, ठोसों का वर्गीकरण, और वर्गीकरण में आणविक बंध या बल की प्रकृति के आधार पर, अर्थात अवयवी कणों के मध्य लगने वाले बल की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलों को 4 समुदायों में बांटा गया था। उसके बाद ज्यामिति के आधार पर, चूंकि क्रिस्टल है, क्रिस्टल की ज्यामिति निश्चित होती है, इस निश्चित ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टल को कुल 7 समुदायों में बांटा गया है। तो ये 7 समुदाय जिस ज्यामिति पर आधारित है, उनके लिए कुछ बेसिक चीजें, कुछ मौलिक चीजें हमें बहुत जरूरी जानना, और उसमें है सबसे पहले क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक नंबर 2 क्रिस्टल बिंदु। क्रिस्टल बिंदु नंबर 3 क्रिस्टल तल। क्रिस्टल तल और नंबर 4 इकाई सेल। इकाई सेल जिसे हम यूनिट सेल भी कहते हैं, यूनिट सेल भी कहा जाता है। क्योंकि क्रिस्टल अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था पर बनने वाला ठोस पदार्थ है। इसके अवयवी कण नियमित रूप से क्रमबद्ध ढंग से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस क्रमबद्धता को हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है कि ये मान लीजिए क्रिस्टल के अवयवी कण है, तो ये अवयवी कण इस प्रकार रेगुलर अरेंज होंगे, मतलब इनका एक क्रमबद्ध तरीका होगा, और क्रमबद्ध होंगे तभी उसे क्रिस्टल कहा जाएगा। यदि ये क्रमबद्धता नहीं होती तो वो पदार्थ कहलाता अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, मान लीजिए ये धनायन है तो दूसरा ऋणायन होगा, फिर धनायन होगा, फिर ऋणायन होगा। तो एक नियमितता है, नियमितता के कारण ही ये इस ठोस को कहा जाता है क्रिस्टल। अब हम देखें कि क्रिस्टल की चूंकि ज्यामिति निश्चित होती है, तो ज्यामिति की बातों पर निर्भर करती है और कहां से इसको शुरू करना है। तो हम शुरू करते हैं क्रिस्टल जालक से। क्रिस्टल जालक, तो क्रिस्टल के जो अवयवी कण है, वो चाहे परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, उनकी जो व्यवस्था होती है, उनकी एक जाल संरचना होती है, वो एक दूसरे से क्रमबद्ध ढंग से जुड़े होते हैं, और इस प्रकार जुड़ने के आधार पर एक संपूर्ण जाल बनता है। उस संपूर्ण जाल को कहा जाता है क्रिस्टल जालक। इसे हम एक चित्र से रिप्रेजेंट भी करेंगे। दूसरा, उस क्रिस्टल जालक के ऐसे स्थान जहां पर अवयवी कण का कुछ भाग या अवयवी कण स्थापित रहता है, स्थित रहता है, उसे कहा जाता है क्रिस्टल बिंदु। और तीसरा होता है क्रिस्टल तल। क्रिस्टल बिंदुओं को हम समानांतर समदूरस्थ रेखाओं से मिला दिए, तब उनके बीच एक तल निर्मित होता है, जिसे कहा जाता है क्रिस्टल तल। और लास्ट में आते हैं इकाई सेल पर। ये अक्सर परिभाषा एक अंक में भी पूछी जा सकती है। तो इकाई सेल का मतलब होता है वह सूक्ष्म ज्यामिति भाग जिसे क्रमबद्ध ढंग से एक दूसरे से सटाकर रखने पर एक संपूर्ण क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। उस सूक्ष्म ज्यामिति भागों को कहा जाता है इकाई सेल। इसे हम इस प्रकार से समझा सकते हैं, जैसे ये एक ज्यामिति है, ये एक आकृति है, इसका नाम है घनी आकृति। मान लीजिए घन है, तो घन का एक छोटा भाग, ये जो कार्नर है जिसमें रेड, ब्लू और इधर ग्रे, इस प्रकार से ये जो छोटा भाग होगा ये कहलाएगा इकाई सेल। ऐसे कितने इकाई सेल हो सकते हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इस सतह पर 9 इकाई सेल है, बीच में फिर 9 है, फिर इधर 9 है। तो कुल मिलाकर इस संपूर्ण क्रिस्टल जालक में 9 3 27 इकाई सेल हैं। इसे इस प्रकार से भी समझाया जा सकता है। इसके लिए क्या करें, आपकी कॉपी, आपकी पेन
उसका यूज करते हुए आपकी कॉपी में ऐसी लाइंस बनी होंगी। ऐसी हम लगभग 9 रेखाओं का उपयोग करेंगे। कितनी लाइंस का? 9 रेखाएं ले लें। देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक नीचे ले लें, ये 9। अब इन 9 रेखाओं का उपयोग करते हुए हम एक क्रिस्टल जालक को समझाना चाहते हैं। तो 9 रेखाओं में इस प्रकार से 3 समुच्चय। अभी हमने 9 रेखाएं कैसी दी? आड़ी दी। अब हम 9 रेखाएं खड़ी लेते हैं। ये मान लीजिए 7वां है, तो 7 से लेकर 1 पर, 8 से लेकर 2 पर, 9 से लेकर 3 पर। इस प्रकार से 3 समुच्चय या 3 सेट तैयार कर ले। इस प्रकार फिर से 7 से 1 पर, 8 से 2 पर, 9 से 3 पर। पुनः 1 से लेकर 7 से लेकर 1, 8 से लेकर 2 और 9 से लेकर 3। ये आ गया 3 यहाँ है। इस प्रकार से 3 सेट 3 रेखाएं आड़ी, मतलब कुल मिला के 9, और फिर 9 रेखाएं हमने क्या दिया? खड़े ले लिया। ध्यान रहे कि डिस्टेंस जो है आड़े और खड़े में डिस्टेंस बिल्कुल समान होगा, तो आपको एक बहुत शानदार आकृति मिलेगी जिसका नाम होगा घनी आकृति। इस प्रकार अब हम इसे मिला देते हैं डायगोनली, ऐसे ये मिला दिया। इसी प्रकार नीचे भी ये मिलाया, ये मिला दिया। फिर से इन तीनों को ऐसे, ये ऊपर वाली लाइंस और फिर बीच वाली लाइंस, और बाकी जो काम कर रही है उसे हम मिटा दिया। इस प्रकार ये ऐसे यहां चले, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। इनको मिला दें इस प्रकार, और लास्ट में ये एक आकृति बन गई। बनाने में भी सरल है और समझने में भी सरल है। इस प्रकार से हमने आकृति बनाया है। ये चलिए सोडियम क्लोराइड जिस नमक का उपयोग हम प्रतिदिन करते हैं, उस नमक के क्रिस्टल की ज्यामिति है। इसे कहा जाता है घनी ज्यामिति, और इसे कहा जाता है संपूर्ण घनी क्रिस्टल जालक। घनी क्रिस्टल जालक सिंपल है। इसमें कुछ बिंदु है, ये बिंदु जहां पर अवयवी कण का कुछ भाग, जहां पर अवयवी कण, चाहे अवयवी कण परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, इनका कुछ भाग स्थिर रहता है। ये ऐसा आएगा, स्थिर रहता है। इस प्रकार यहाँ एक डायगोनल रिलेशन ये इस प्रकार से हमने बिंदु लगा दिया। ये कहलाते हैं क्रिस्टल। ये संपूर्ण होगा क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक संपूर्ण आकृति को हम क्या कहेंगे? क्रिस्टल जालक कहेंगे। ये कहलाते हैं लेटिस पॉइंट या जालक बिंदु। इनको कहा जाता है जालक बिंदु। जालक बिंदु, लेटिस पॉइंट। ठीक, ऐसे बहुत से पॉइंट है, 1 2 3 आप काउंट कर सकते हैं पूरे डायग्राम में। इस प्रकार लेटिस पॉइंट्स की संख्या एक सतह में 3 दूनी 6 3 3 9, ऐसे ही आप काउंट करेंगे। यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, कुल मिलाकर 27 हो जाएंगे जालक बिंदु। एक्चुअली ये वो स्थान है जहां पर अवयवी कण पाया जाता है। अवयवी कण परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है। ये डिपेंड करता है क्रिस्टल पर कि क्रिस्टल आणविक क्रिस्टल है, धात्विक क्रिस्टल है या फिर परमाणविक क्रिस्टल है। ठीक, अब हम इसे आगे देखें। इसका एक छोटा सा भाग ले लें। एक छोटे से भाग को मैं डार्क कर रहा हूं। यदि हमें पास कलर्ड पेन हो तो हमें इस पेन से, रंगीन पेन से इस कॉलम को अलग से दर्शा दें। इस प्रकार ये आप देखेंगे ये अलग ही दिख रहा होगा, डार्क पार्ट है ना। ऐसे
बैक पोर्शन में ये है और ये एक छोटा घन। ये जो छोटा घन है, इस छोटे घन को कहा जाता है वह सूक्ष्म ज्यामितीय भाग जिसे हम व्यवस्थित रखा, इधर ऊपर उस तरफ ऐसे आगे पीछे व्यवस्थित रखा, तब एक कंप्लीट एक पूर्ण क्रिस्टल जालक हमें मिला है। तो ये जो सूक्ष्म ज्यामितीय भाग है, इस ज्यामितीय भाग को और समझना तो मैं यहाँ से थोड़ा इसको डिफरेंट कर रहा हूँ डायग्राम में, थोड़ा सा पहचान के लिए हम ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि कलर्ड पेन हो आपके पास, उसको रंगीन पेन से बना लीजिएगा। ये कहलाता है इकाई सेल या इकाई कोशिका। ठीक, इसी इकाई कोशिका में ज्यामिति को समझाने के लिए त्रिविमीय अक्ष, इस प्रकार से 3 अक्षों का हमने उल्लेख किया, एक्स, वाई और ये हो गया जेड। ये कहलाते हैं त्रिविमीय अक्ष। और त्रिविमीय अक्ष में ये जो इकाई सेल है, इकाई सेल की ये जो कोर है, ये वाली, इसको यदि O दे दे तो इसको कहा A, O से ये हो जाएगा B और O से हो जाएगा C। तो O से A के बीच की दूरी को हम A, O से B के बीच की दूरी को हम B और O से C के बीच की दूरी को हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे A, B और C ये 3 पैरामीटर्स हो गए जो ज्यामिति के कोरों की लंबाई को व्यक्त करते हैं, और इन्हीं लंबाइयों के अनुपात के आधार पर हम क्रिस्टल जालक को कुल 7 प्रकारों में, कुल 7 भागों में बांटेंगे। इसी प्रकार से यहाँ इन 3 त्रिविमीय अक्षों के बीच जो बनने वाला कोण है, एक कोण, ये दूसरा कोण और ये तीसरा कोण। मान लीजिए ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। जनरली ये भुजा यदि ये मानते हैं तो ए के जस्ट सामने वाला, इसी प्रकार बी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, और ऐसे ही सी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो कोण बनते हैं इन्हें कहा जाता है अल्फा, बीटा एंड गामा। इन कोणों के मानों के आधार पर तथा इन अक्षों की लंबाइयों के आधार पर क्रिस्टल को कुल 7 समुदायों में बांटा गया है। उनके नाम 1 घनी, दूसरा विषम लंबाक्ष, तीसरा चतुष्कोणी, चौथा त्रिताक्ष, पांचवा एकनताक्ष, छठवां षटकोणी, और 7वां है त्रिसमनताक्ष। इस प्रकार से कुल मिलाकर क्रिस्टलों की ज्यामिति 7 प्रकार की हो सकती है। ठीक, जिसमें से बहुतायत में हम अपने दैनिक जीवन में जिन आकृतियों का, जिन ज्यामितियों का ज्यादातर उपयोग करते हैं वो है घनी, विषम लंबाक्ष और चतुष्कोणी। ऐसा नहीं बेटा ये जानते नहीं है, मैं आपको दिखाया, अभी ये आपसे कहा कि ये क्या है, तो आपने कहा बेटा क्या कहा ये कि ये घन है, इसे कहा जाता है क्यूबिक। ठीक, ऐसे ही कुछ हमारे सामने पैकिंग के लिए जो मटेरियल आते हैं, ये इसे सब जानते हैं। ये मैच बॉक्स है, ये माचिस की डिब्बी है, इसे ध्यान से देखिए। इसमें जो कोर है 1, 2, 3, कुल मिलाकर इसमें 12 कोर होगी। तो आप देखेंगे कि 12 कोरों में सभी कोर की लंबाई, यानी कहने का मतलब A, B और C ये कैसे हैं, डिफरेंट है। यानी घनी में आप देखेंगे A is equal to B is equal to C, ये तो बराबर होगा, लेकिन विषम लंबाक्ष में देखेंगे A is not equal to B is not equal to C। ये घनी के लिए है, ये इसलिए। तो माचिस की डिब्बी जिसे विषम लंबाक्ष कहा जाता है, जिसमें तीनों कोर की लंबाई कैसी है, अलग अलग है। या यदि हम इसको ऐसा रखें, इसको यदि ऊंचाई माने तो ये बहुत कम है, यदि इसको चौड़ाई माने तो थोड़ी अधिक है, इसको यदि लंबाई माने तो अधिकतम है ना। ऐसे और भी ये डिब्बा भी हो सकता है। ठीक, और एक आता है चतुष्कोणी। ये देखा आपने, चतुष्कोणी में क्या है कि ऊंचाई और चौड़ाई, यदि हम इसको ऊंचाई मान ले और इसको चौड़ाई मान लेते, दोनों ठीक बराबर है,
लेकिन गहराई या लंबाई कैसी है, चेंज है। तो चतुष्कोणीय में यदि हम इसको इस प्रकार से डिवाइड करते हैं तो ये होगा A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। ये और इनमें बनने वाले जो कोण हैं तीनों अक्षों के बीच, तीनों कोरों के बीच में, ये 90-90 के होते हैं। बहुत कोई क्लियर है, ठीक। तो इस प्रकार से ये तीन जो ज्यामिति है अक्सर हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी पैकिंग होती है, जहां तक हम कपड़े हैं या और मेडिसिन के जो डिब्बे आते हैं, वो इन्हीं में से किसी न किसी को बिलोंग करते हैं। या तो चतुष्कोणीय होगा या विषम लंबाक्ष होगा या घनी होगा, ठीक। इनका उपयोग बहुतायत में कम किया जाता है। हमारे सिलेबस, हमारे विषय में, हमारे इस बोर्ड के सिलेबस में घनी आकृति विस्तृत रूप से दी गई है, जिस पर हमें आगे चर्चा करना है। तो हम देखते हैं कि इन 7 समुदायों को एक वैज्ञानिक हुआ करते थे ब्रावेश नामक वैज्ञानिक ने इन 7 समुदायों को, इन 7 क्रिस्टल तंत्रों को और उप समूहों में बांटा, जिन्हें कहा जाता है ब्रावेश जालक, और उनकी संख्या होती है, उनकी संख्या है 14। ये प्रश्न हमेशा आता है कि क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार का और ब्रावेश जालकों की संख्या कितनी, 14। ये अक्सर पूछा जाता है, ब्रावेश जालकों की संख्या होती है 14। तो इस पर ध्यान दें, ठीक, ये उसे नोट कर लें। अब हम देखें कि ब्रावेश जालकों के आधार पर, ब्रावेश जालकों की ज्यामिति के आधार पर घनी क्रिस्टल तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार के इकाई सेल होंगे, उसे आप आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो 3 प्रकार के इकाई सेल, किसके, घनी क्रिस्टल की 3 प्रकार की इकाई सेल। ये 3 प्रकार की इकाई सेल है। नंबर 1 सरल घनी इकाई सेल। नंबर 2 अंतः केंद्रित इकाई सेल। और तीसरा है फलक केंद्रित इकाई सेल। और इसी का एक और तरीका है, प्रारूप है, उसको कहा जाता है कोर केंद्रित। इसकी चर्चा कुछ बुक्स में है, कुछ बुक्स में नहीं है। कोर केंद्रित इकाई सेल या घनी इकाई सेल, घनी इकाई सेल जी। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर घनी ज्यामिति को ब्रावेश जालक ने 3 इकाई सेलों में बांटा है। सरल घनी, इसको कहा जाता है संक्षिप्त में SCC, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। अंतः केंद्रित, बॉडी सेंटर्ड, BCC। और तीसरा है फलक केंद्रित, मतलब FCC, फलक केंद्रित सेल, F यानी फेस सेंटर्ड सेल। इनकी हम आकृतियां बनाते हैं और चूंकि इन पर आधारित प्रश्न आते हैं, हमें प्रश्न आता है कि सरल घनी इकाई सेल में कुल कितने अवयवी कण पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अंतः केंद्रित इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या की गणना करो। ऐसे ही फलक केंद्रित इकाई सेल में कुल कितने कण हो सकते हैं, तो इनका कैलकुलेशन आता है। और इसी पर आधारित है घनत्व की गणना। तो घनत्व की गणना में भी अवयवी कणों की संख्या का महत्वपूर्ण रोल है। तो मतलब ये जो अवयवी कण है, इनकी संख्या का निर्धारण हम कैसे करेंगे, चित्र क्या है, उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये घनी इकाई सेल ये यही कहीं है, इन्हीं में सरल घनी, अंतः केंद्रित घनी, फलक केंद्रित घनी या फिर कोर केंद्रित घनी। तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार हम चित्र से कर सकते हैं। हमने आपको एक चित्र दिखा रहे हैं, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। ये एक घन है और इस घन में सब जानते हैं 8 कोने होते हैं। घन में कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। ये भी घन है आपके पास, आप गिन सकते हैं इसमें कोनों की संख्या कितनी है। कोनों की संख्या 8 है। फलकों की संख्या देखिए, फलकों की संख्या कुल मिला के 6 होगी। आप इस कलर के आधार पर पहचान सकते हो कि 6 फलक है कि नहीं। एक नीला रंग दिखा, 1 फलक, लाल 2 फलक, पीला 3, हरा 4 और ये ऑरेंज कलर
5 और एक है आपके पास में कौन सा, ये चॉकलेटी कलर। ऐसे कुल मिलाकर 6 फलकों की संख्या है। ठीक, इससे मेरे ख्याल से ये समझने में, इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। आप लोग लूडो खेलते हो, पाशे खेलते हो, है ना, चौसर खेलते हो, इस प्रकार का क्यूब आपने कई बार यूज किया है। और उसमें ये भी देखा होगा आपने कि उसको जब हम पढ़ाते हैं या तो 1 आता है, 2 आता है, 3, 4, 5 या 6। 6 के अलावा आप बोलोगे कि एक बार इसको यूज करने पर 7 अंक आते हो, ऐसा है क्या? नहीं। इसका मतलब है इसमें कुल मिला के फलकों की संख्या कितनी है? 6 है। तो 6 फलक हो गए। अब रहा सवाल कोर। तो कोर ये कहलाती है इस प्रकार से, ये कोरों की संख्या होती है बेटा 12। कुल कोरों की संख्या कितनी होती है? 12। और यदि ये घन है तो घन का एक केंद्र भी होगा, यानी उसके बीचों बीच का भाग क्या कहलाएगा? केंद्र कहलाएगा। तो किसी घन से संबंधित हमें 4 इंफॉर्मेशन याद रखना है: कोनों की संख्या, फलकों की संख्या, कोरों की संख्या और केंद्र संख्या। ठीक, अब हम आपसे पूछा कोने कितने? 8। ठीक है। दूसरा, फलक कितनी? तो 6। तीसरा, कोर कितनी? 12। और केंद्र कितना होगा? तो 1। और उसी आधार पर हम इन इकाई सेलों को प्रदर्शित करने जा रहे हैं। ये है एक्चुअल में सरल घनी इकाई सेल। सरल घनी इकाई सेल में आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ जो कोने हैं, कोनों पर ही अवयवी कण है और कहीं नहीं है। जितने 8 कोने हैं उस पे अवयवी कण दर्शाए गए। एक अवयवी कण यहाँ है, यहाँ, 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 यहाँ। चूंकि ये त्रिविमी चित्र है, इसको हम प्लेन पेपर पे एकदम एग्जैक्ट रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो 8 कोने, 8 कोनों पर अवयवी कण पाए जाते हैं, उसे कहा जाता है सरल घनी इकाई सेल। ठीक है। सरल घनी इकाई सेल मतलब ऐसा घन जिसके केवल कोनों पर अवयवी कण हो, उसे कहा जाएगा सरल घनी इकाई सेल। नंबर 2 आते हम अंतःकेंद्रित। अंतःकेंद्रित का डायग्राम ये बना है, इसे ध्यान से देखें। इसमें भी आपको एक घन दिखाई देगा। घन के 8 कोने होंगे और फिर घन के केंद्र पर एक बड़ा सा गोला होगा। घन के केंद्र पर एक बड़ा सा गोला होगा। बहुत क्लियर दिख रहा है, इसको हम सीधा कर रहा हूं। ये देखिए, इस प्रकार से आप देखें, ये घन के कार्नर्स हो गए। कार्नर्स पर अवयवी कण तो ही है, बीचों बीच में एक पूरा का पूरा अवयवी कण स्थापित है। तो इस प्रकार से इसे कहा जाएगा अंतःकेंद्रित। मतलब ऐसा घनी इकाई सेल जिसके कोनों पर अवयवी कण है और साथ साथ घन के केंद्र पर एक पूरा कण पाया जाता है, उसे कहा जाता है अंतःकेंद्रित घनी। और ये आते हैं फलक केंद्रित पे। फलक केंद्रित में आप देखिएगा कि कोनों पर तो है ही है, लेकिन फलकों के बीच में एक फलक, दूसरा फलक, इधर तीसरा फलक, नीचे चौथा फलक, पीछे 5वां, हमारे सामने 6वां। तो ऐसे 6 फलक होंगे। इसको हम ये भी कह सकते हैं, ये फलक का एक केंद्र हो गया। इसको मैं ऐसा कर दूं, ये कहलाएगा फलक का केंद्र। ऐसे यहाँ ये फलक का केंद्र हो जाएगा। तो ऐसे हर फलक का सेंटर पॉइंट होगा। इस प्रकार से जब अवयवी कण फलक के केंद्र पर हो, कहां पर हो? केंद्रों पर हो और साथ साथ कोनों पर भी हो, तो उसे कहा जाता है फलक केंद्रित इकाई सेल। अब ये सोचना है कि इन इकाई सेलों के किसी कोने पर किसी कण का कितना भाग रहता है। क्या बोला हमने? हमने बोला कि घन के कोनों पर अवयवी कण का कितना भाग रहता है। इसी प्रकार केंद्र पर कितना भाग हो सकता है और फलक के बीचों बीच या फलक के केंद्र पर कितना भाग हो सकता है। इसे समझाने के लिए ये डायग्राम का भी उपयोग कर सकते हैं। इस चित्र को ही आप ध्यान से देखिए। ये जहां तक कोने का सवाल है, कोने की जो आकृति बनी हुई है, ये आकृति, इसको ध्यान से देखें आप। तो इसमें आपको 3 सरफेस दिखाई देंगे, 1, 2 और उस साइड ऊपर में बना हुआ है तीसरा। ये भाग क्या हो सकता है, इसे हम समझाने का प्रयास करते हैं। आप सब जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, सिंपल है। पृथ्वी का जो अवयवी कण होगा वो भी गोल होगा, वो भी गोल होगा। और यही कारण है कि परमाणु
अणु इनकी आकृति लगभग कैसी होती है, गोलाकार होती है। तो मान लीजिए परमाणु को एक हम गोला मान ले, परमाणु को एक स्फीयर मान ले, ठीक। तो इस परमाणु को यदि हम डिवाइड करते हैं तो आप इसकी आकृति को देखेंगे कि जब हम इसे आधा काटते हैं, ये आधा जब आपने काटा तो आप देख रहे हैं इसमें एक तल ये समतल दिखता है, बाकी कैसा है, वक्र। अब इस डिजाइन में आप देख सकते हो कि ये कहाँ होगा। इस चित्र को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये कहाँ स्थित होगा, ये कहाँ स्थित होगा। आपको इस चित्र में दिख रहा है कि ये जो भाग है ये फलक के केंद्र पर, या हम यदि इसको ऐसा रख देता तो जस्ट लाइक ये यही होता। कहने का मतलब है कि किसी गोलाकार वस्तु या कण का ये आधा भाग जो होता है वो हमेशा फलक के केंद्र में स्थित रह सकता है। इसी को मैं यदि डिवाइड कर दूं और आधा, ये तो आप देखते हैं कि 1/4 पार्ट है, 1/4 भाग है। ये किसी आलू का कहिए, किसी गोलाकार वस्तु का कहिए, 1/4 1/4 पार्ट। इसमें दो तल दिख रहे हैं, दो समतल दिख रहे हैं। तो चित्र में कहीं पर भी चित्र में आपको दो समतल दिखाई दे और एक भाग कर्व दिखाई दे तो मान लीजिए कि किसी गोलाकार पिंड या कण का या परमाणु का कौन सा भाग होगा, 1/4। ऐसा हो सकता है कहां, कोर के केंद्र पर, जिसका चित्र यहां नहीं है। और इसे फिर आधा करो, ये देखिए, ये अब आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम, ठीक। इसमें आपको दिख रहे हैं 3 तल, ये 3 प्लेन दिख रहे हैं। बहुत क्लियर है कि ये एक गोलाकार कण का क्या है, 1/8 भाग है, 1/8 पार्ट। और बेटा यही चित्र में बार बार दिखाया गया है। ये देखिए, ये कार्नर पर यही होता है, जिसमें दो तल आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3, 1 2 3 दिख रहा है, 2 ये दिख रहा है क्या, नहीं। वैसे ही चित्र में 2 तल आपको दिख रहे हैं, 1 और 2, तीसरा ऐसे है। तो ये और इस आकार से, इस ज्यामिति से आप परिचित हैं। मेरे ख्याल है आमतौर पर जो आलू भट्टे की सब्जी बनती है, उस आलू भट्टे की सब्जी में कभी देखिएगा आपको आलू का पीस मिले, उसको कभी उसका माइनर ऑब्जर्वेशन करना, उसमें इसमें इस प्रकार के 3 तल हो, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो उस आलू का कौन सा भाग है, 1/8 भाग, ठीक। तो क्लियर हो गया कि 1/8 कहाँ स्थित हो सकता है, घन के कोने पर। 1/8 कहाँ स्थित हो सकता है, घन के कोने पर। आधा कण कहाँ स्थित हो सकता है, घन के फलक के बीचों बीच में। एक दिख रहा है, यहां दिख रहा है, ठीक। 2 ही बनाए हैं, 1 और 2। ये डायग्राम 1 और 2 इधर भी होगा, इधर भी होगा, उस तरफ भी होगा। तो ये आधा हिस्सा है और पूरा का पूरा ये जो कण है वो कहाँ आ सकता है, घन के सेंटर में। एक घन को यदि हम खोखला कर दे तो इस आलू को बीच में अंदर रख सकते हैं। तो ऐसा हमको इमेज करना, ऐसा सोचना है और सोचकर ध्यान रखें। ये क्लियर हो गया कि घन के कोनों पर ये घन के कोनों पर या कोने पर परमाणु का 1/8 भाग जी यही रह सकता है। किसी भी घन के कोने पर किसी कण का, परमाणु का, आयन का कितना हिस्सा रह सकता है, 1/8 भाग। ऐसे ही फलक के केंद्र पर 1/2 यानी आधा भाग। इसी प्रकार फलक घन के केंद्र पर पूरा एक परमाणु या कण। और चौथी कंडीशन, यदि कोर की बात करें, कोर के मध्य में या कोर के बीचों बीच ये होता है
1/4 हुआ भाग। ये यदि आपको समझ में आ गया, ये यदि आपको क्लियर समझ में आ गया, तो आप कभी भी कहीं भी सरल घनी इकाई सेल में कुल अवयवी कण कितने हो सकते हैं, अंतः केंद्रित इकाई सेल में कुल अवयवी कण कितने हो सकते हैं, फलक केंद्रित इकाई सेल में कुल अवयवी कण कितने हो सकते हैं, ये गणना मन से की जा सकती है। याद करना या रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो देखें कि सरल घनी के लिए कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा। पहले तो देखा कि सरल घनी का मतलब क्या होता है। सरल घनी का मतलब होता है ये घन बनाया हमने इस प्रकार से, ये एक घन बना दिया, देख लीजिए ऐसे मिला तो ये आकृति कहलाएगी घन। ये हो गए कोने, कितने कोने, 8 कोने। कितने कोने, 8 कोने। आपको बताया हमने कि किसी भी कोने पर किसी परमाणु का कौन सा भाग रहता है, 1/8 ठीक, 1/8 यहाँ, 1/8 यहाँ, 1/8 यहाँ, ऐसे कुल कितने कोने हैं, 8 कोने। एक कोने पर 1/8, तो 8 कोने पर कितना हो जाएगा, 1। कितना होगा, 1। इनको जोड़ भी सकते हो, 1/8 घन 1/8 घन, ऐसे 8 बार जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा, 1। सिंपल है कि सरल घनी इकाई सेल में कुल अवयवी कण कितने हो सकते हैं, 1। ठीक, वो चाहे परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे आयन हो। इसी प्रकार से दूसरा अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित का मतलब होता है घन के कोनों पर तो है ही है, लेकिन घन के केंद्र पर पूरा का पूरा एक कण पाया जाता है। घन के केंद्र पर पूरा का पूरा एक कण स्थित हो, उसे कहा जाता है अंतः केंद्रित। सिंपल है कि घन के 8 कोने, एक कोने पर 1/8 हुआ, 8 कोने पर हो गया 1 और केंद्र पर हो गया 1। तो इसके लिए जो गणना करेंगे 8 गुणित 1/8 घन 1 बराबर उत्तर आ जाएगा 2। यानी अंतः केंद्रित इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या होगी 2। इसके पहले किसके लिए किया था, घनी सरल घनी के लिए कणों की संख्या आई थी 1। अब पढ़ते हैं फलक केंद्रित। फलक केंद्रित में क्या हुआ, इसी चित्र को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। किस प्रकार की सिचुएशन है। फलक 1 2 3 4 5 और 6। तो इस प्रकार से फलक के केंद्र पर यहां होता है कण, यहां होता है कण। इसी प्रकार यहां एक कण का कुछ भाग होगा, यहां पर भी कण का कुछ भाग होगा, सामने भी फलक पर होगा, पीछे भी फलक पर होगा। और आपको बता चुके हम कि फलक के केंद्र पर किसी भी गोलाकार वस्तु का केवल आधा हिस्सा ही रह सकता है। तो सिंपल है, 6 फलक हो गई, एक फलक पर आधा, तो 6 पर कितना हो गया, 3। कोने तो ही है, कोनों के लिए गणना की गई थी 8 × 1/8। अब टोटल करिए, ये हो गया 3 + 1 = 4। 3 + 1 = 4। यानी सिंपल है कि फलक केंद्रित इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या कितनी आ गई, 4। अंतः केंद्रित इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई, 2। और सरल घनी इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या हो गई 1। तो इस प्रकार से हम गणना करेंगे। ठीक, ये प्रश्न पूछा भी जाता है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, या इस पर आधारित कुछ संख्यात्मक प्रश्न होते हैं जिनमें इसका हम उपयोग करते हैं। यानी आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, सरल घनी के इकाई सेल में कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, 1। ऐसे ही अंतः केंद्रित इकाई सेल में कुल अवयवी कण कितने होंगे, 2। और फलक केंद्रित इकाई सेल में अवयवी कण कितने हो जाएंगे, 4। ओके, क्लियर। अब हम देखते हैं कि इन इकाई सेलों का, इस इकाई सेल का हमें क्या ज्ञात करना है, घनत्व। हमें ज्ञात करना है घनत्व। तो घनत्व की गणना कैसे की जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है इकाई सेल के घनत्व की, इकाई सेल के घनत्व की गणना, घनत्व की गणना। घनी
यहाँ शब्द लगा देते हैं घनी इकाई। ठीक, हमारा ये आर्टिकल है घनी इकाई से एक घनत्व की गणना करना है। अब चूंकि जानते हैं घनत्व शुरुआत कहाँ से, क्योंकि हम साइंस के छात्र हैं, विज्ञान के छात्र हैं। घनत्व का मतलब क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान अपॉन आयतन। ये बेसिक है, एकदम बेसिक। जब भी किसी वस्तु का, किसी भी सिस्टम का घनत्व ज्ञात करना हो तो जरूरी है उसका द्रव्यमान और दूसरा आयतन। यहाँ हम किसका घनत्व ज्ञात कर रहे हैं? इकाई सेल का। सिंपल है, यहाँ लिख देंगे इकाई सेल। यहाँ हो जाएगा इकाई सेल का द्रव्यमान, द्रव्यमान किसका? इकाई सेल का, और आयतन किसका? इकाई सेल का। जी, तो इस प्रकार से हमारे पास सूत्र हो गया इकाई सेल का घनत्व बराबर इकाई सेल का द्रव्यमान बटे इकाई सेल का आयतन। ठीक, अब चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? घन। घन का मतलब क्या है? जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कैसी होती है? बराबर होती है। कहने का मतलब किसी एक कोर को यदि हमने ए मान लिया तो बाकी सब क्या होंगे? ए होंगे। ए भी ए और ए भी ए। ठीक, अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इस घन का आयतन कितना होगा तो आप बताएंगे बेटा कि घन का आयतन कितना होगा? घन का आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। यहाँ क्या है? लंबाई भी ए है, ऊंचाई भी ए है, चौड़ाई भी है, समान है, इसका मतलब हो गया ए क्यूब। इस प्रकार से घन का आयतन हो गया ए क्यूब। अब हमें क्या चाहिए? घन का द्रव्यमान, इकाई सेल का द्रव्यमान चाहिए। अब द्रव्यमान के लिए या तो फिर इसे उठा के किसी बैलेंस में, किसी तुला में रख के तोल लो तो हमें द्रव्यमान मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाएंगे हम। हमें इसका द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो हम ये पता लगाएं कि इस इकाई सेल में कुल कितने अवयवी कण हैं, कुल कितने अवयवी कण हैं और उसके एक कण का द्रव्यमान कितना है। ठीक, क्लियर? क्या बोला हमने? इस घन में या इस इकाई सेल में कुल कितने अवयवी कण और एक कण का द्रव्यमान कितना। सिंपल है कि एक बक्सा है, बक्से में एक आम 50 ग्राम का है, ऐसे 10 आम रखे हैं, कुल भार कितना होगा? कुल भार कितना होगा? 500 ग्राम होगा। क्यों? क्योंकि एक का भार कितना है? 50, रखे कितने? 10, 50 गुणित 10 बराबर 500। क्लियर? तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ लगा रहे हैं कि यदि इस इकाई सेल का हमें द्रव्यमान चाहिए, भार चाहिए, ये देखिए कि इसमें कुल कितने कण हैं और एक कण का भार कितना है। तो उसके लिए अब देखिए हम इकाई सेल का द्रव्यमान बराबर ये हो जाएगा इकाई सेल में उपस्थित कणों की संख्या गुणित एक कण। कण की जगह क्या ले लूं? परमाणु। कण क्या है? परमाणु। एक परमाणु का भार। इस प्रकार से एक कण का भार ये पता हो जाए और कुल कितने कण हैं ये पता हो जाए तो हम इकाई सेल का द्रव्यमान बतला सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इकाई सेल में उपस्थित कणों की संख्या को हमने मान लिया Z। क्या मान लिया? Z मान लिया। अब रहा सवाल एक कण का भार या एक परमाणु का भार। तो जानते हैं किसी भी एक परमाणु का भार बराबर होता है परमाणु भार बटे परमाणु भार अपॉन एवोगैड्रो संख्या। जी, ये फार्मूला हमने छोटी क्लास में पढ़ा है ना? किसी एक परमाणु का द्रव्यमान या भार बराबर होता है परमाणु भार बटे एवोगैड्रो संख्या। तो सिंपल है, हमारे पास ये आ गया। क्या आ गया? Z into m upon m e।
ये आ गया आपके पास में इकाई सेल का द्रव्यमान। इकाई सेल का द्रव्यमान मिल गया, इकाई सेल का आयतन मिल गया। सिंपल है, एक इकाई सेल है, घन मतलब इकाई सेल, इकाई सेल, ठीक। इकाई सेल का आयतन मिल गया, इकाई सेल का द्रव्यमान मिल गया। द्रव्यमान बटे आयतन बराबर क्या होता है? घनत्व। तो ये सूत्र हो गया हमारे पास में, घनत्व बराबर द्रव्यमान Z इंटू M अपॉन A क्यूब आयतन और इसी का ही भाग बचा हुआ है N। ये हमारे पास घनत्व के सूत्र का निगमन हो गया है। यानी किसी भी इकाई सेल, इस प्रकार का किसी भी इकाई सेल का घनत्व ज्ञात करना हो तो हम इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। चूंकि हमने इसके पहले पढ़ा है कि जो इकाई सेल है 3 प्रकार के होते हैं, सरल घनी, अंतः केंद्रित घनी और फलक केंद्रित घनी। इस प्रकार से यहाँ उनके लिए मान अलग अलग हो जाएगा। यहीं पर मैं लिखूं या इधर कर देता हूं इसको, यहाँ पर ऐसे यहाँ लिखूं कि SCC का घनत्व, इसी प्रकार BCC का घनत्व और FCC का घनत्व, ये हो जाएगा आपके पास। इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। SCC के लिए Z का मान अर्थात अभिविकर्ण सरल घनी में कितना होता है? 1, यानी ये हो जाएगा M/A क्यूब इंटू N0। इसी प्रकार BCC के लिए हो जाएगा 2M अपॉन A क्यूब इंटू N0 या Na। इसी प्रकार 4M अपॉन A क्यूब इंटू Na। ये 3 अलग अलग सूत्र हो गए, जबकि उनका एक कॉमन फार्मूला है ये Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू Na, जहां Z इकाई सेल में उपस्थित कणों की संख्या है, ठीक। M उस इकाई सेल को बनाने वाला जो भी अवयवी कण होगा, जो भी परमाणु होगा, उस परमाणु या उस तत्व का परमाणु भार होगा। ये एवोगैड्रो संख्या है जिसका मान 6.022 गुणित 10⁻23 की घात ये मान होता है। और ये क्या है? उस घन के कोर की लंबाई। यदि लंबाई पता है तो आयतन मिल जाएगा। लंबाई का क्या कर लेंगे? हम घन ले लेंगे, लंबाई पर 3 की घात, ठीक। तो इस प्रकार से ये हम पढ़ते हैं जनरली, और परीक्षा में आ जाता है ऐसा प्रश्न। कैसा आ जाएगा? कल को आपके एग्जाम में पूछ लेगा, फलक केंद्रित घनी इकाई सेल का घनत्व होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, 1, B, C और 1D। सिंपल है, आपको फलक केंद्रित बोला है, ये आंसर। आपको सरल केंद्रित बोलता, सरल बोला, ये होता। अंतः केंद्रित पूछा होता तो ये आता है, और सिंपल पूछा इकाई सेल का घनत्व तो आप बताएंगे, ठीक है। इस पर आधारित संख्यात्मक प्रश्न भी होते हैं, इस पर आधारित संख्यात्मक प्रश्न भी होते हैं। सामान्यतः क्या होता है, प्रश्नों में आपको घन के कोर की लंबाई या इकाई सेल के कोर की लंबाई दे दी जाती है और किसी तत्व का नाम दे दिया जाता है। सिंपल है, तत्व का नाम होगा तो उसका परमाणु भार आपको पता होना चाहिए, कोर की लंबाई पता हो गई, दी गई है ना। और अगला सवाल एवोगैड्रो संख्या, इसका मान आपको याद है 6.022 गुणित 10⁻23, ठीक है। इस प्रकार से अनेक प्रश्न हो सकते हैं घनत्व को लेकर, ठीक। BCC है तो ध्यान रखिएगा Z का मान 2 रखेंगे, और FCC है तो आप क्या रखेंगे? Z की वैल्यू 4 रखेंगे। इस प्रकार से प्रश्न को हल किया जा सकता है। अब हम इकाई सेल के घनत्व के बाद हम पढ़ते हैं संकुलन। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है संकुलन, जिसको कहते हैं पैकिंग, संकुलन या पैकिंग। पैकिंग क्रिस्टल की पैकिंग इसी को कहा जाता है बंद संकुलन, बंद संकुलन यानी क्लोज पैकिंग। पैकिंग शब्द से आप लोग वाकिफ हैं। पैकिंग
जब हम कहीं जाना हो, जर्नी में जाना हो, कहीं दूर यात्रा में जाना हो, शादी ब्याह में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि एक अपना बकेट या सूटकेस तैयार करते हैं, उसमें सामान को अरेंज करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान कम जगह में आ जाए। इसी प्रोसेस को कहा जाता है पैकिंग करना। और कई बार बोलते हैं भैया तुमने अपना सामान पैक कर लिया क्या? तो उसी प्रकार से पैकिंग का मीनिंग यहाँ है कि चूंकि ठोस पड़ रहा है, ठोस में अवयवीकरण नियमित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, तो उनकी व्यवस्था कैसी होगी, किस प्रकार से होगी, तो उसी व्यवस्था को हम बंद संकुलन के रूप में पढ़ना चाहते हैं। तो अवयवीकरण नियमित क्रमिक ढंग से एक दूसरे से जुड़कर एक संपूर्ण क्रिस्टल जालक बनाते हैं। तो ये जुड़ना किस प्रकार से संभव है, कितने प्रकार का हो सकता है? तो बंद संकुलन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक विमी बंद संकुलन, द्विविमी बंद संकुलन और त्रिविमी, जिसमें से एक विमी यूजफुल नहीं है। तो आते हैं 2, एक द्विविमी बंद संकुलन, द्विविमीय बंद संकुलन, और दूसरा है त्रिविमीय बंद संकुलन। त्रिविमीय, इसको ऐसा लिखें, विमीय बंद संकुलन, बंद संकुलन। जी, मैं आपके सामने द्विविमीय बंद संकुलन को समझाना चाह रहा हूं। पहले बोल चुका हूं कि क्रिस्टल का अवयवीकरण या तो परमाणु होगा, अणु होगा, आयन होगा या इलेक्ट्रॉन और कर्नेल्स होंगे, और ये इनकी लगभग आकृति आकार जैसी होती है, गोलाकार होती है। अब हम इन गोलों को अरेंज करना चाहते हैं, जमाना चाहते हैं। अब जमाएंगे इस प्रकार से जमा सकते हैं, एक गोला दूसरे से, दूसरा तीसरे से सटकर होगा, पास पास होंगे तभी ठोस होगा। ये दूसरी व्यवस्था, दूसरी लेयर, दूसरी परत किस प्रकार से हमने जमाई, ये इस प्रकार से एक पैकिंग हो गया, एक संकुलन हो गया। ऐसे जोड़ते जाइए आप, ये आपने जोड़ा, ठीक। तो गोलों को, अवयवीकरणों को संकुलित करना है, एक साथ रखना है, जमा के रखना है, तो इस प्रकार की व्यवस्था एक संभव है। दूसरी व्यवस्था ऐसी भी हो सकती है, हम एक लेयर पहले तैयार किया, जैसे इसके पहले किया था, और दूसरी लेयर ये जो खांचे बने हैं इस जगह में हमने, दोनों चित्रों को आप आसानी से देख सकते हो। ये आखिरी में ऐसा लगेगा कि हमने अंगूर का गुच्छा बना दिया। ये संकुलन देख रहे हैं, ये संकुलन देख रहे हैं, व्यवस्था है। इसमें अवयवीकरण जिस ढंग से रखें, इस व्यवस्था, ये दोनों द्विविमीय बंद संकुलन के 2 प्रकार हैं। इस प्रकार को देखिए, इस प्रकार को देखिए। इसका रिप्रेजेंटेशन मैं ऐसे भी कर सकता हूँ या खुद बना के देख सकते हो। ये इसको बिलोंग करता है, ये इस व्यवस्था का पार्ट है और ये इस व्यवस्था का। इस प्रकार से ये जो अवयवीकरण है ऐसे जुड़े हैं, और इसमें ये इस प्रकार की व्यवस्था है, ठीक। ऐसा चलते जाएगा, कहीं पर भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक व्यवस्था ये देखिए, दूसरी व्यवस्था ये देखिए, आपको दिख रहा होगा किसमें जगह खाली है, किसमें ज्यादा जगह है, ज्यादा जगग खाली है। कौन सा संकुलन ज्यादा अच्छा है? ये कोई भी बोलेगा ये ज्यादा अच्छा है सर, इसमें जगह कम बच रही है, इसमें ज्यादा सामान आ रहा है, इसमें जगह ज्यादा बच रही है, इसमें कम सामान आ रहा है। ठीक है, तो द्विविमीय बंद संकुलन के 2 प्रकार हो गए, एक प्रकार ये, दूसरा ये। अब इन्हीं को क्या नाम है? नाम भी हम खुद डिसाइड कर सकते हैं, इसके लिए ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं। देखो ये गोला है, इस गोले को कितने गोले टच कर रहे हैं? सीधे टच कर रहे हैं, 1 2 3 4। इनको मिला दो आपस में, ये मिलाया, ये मिलाया, ये और ये जो आकृति बनी, ये जो रेखांकित आकृति बनी है, ये कहलाती है वर्ग। इसको कहेंगे वर्ग। सिंपल है, वर्ग कहेंगे, जिसका नाम होगा वर्गाकार बंद संकुलन। क्या नाम होगा? वर्गाकार बंद संकुलन।
तो यहाँ देख रहे हो कि इस व्यवस्था में, इस संकुलन में एक कण, एक अवयवी कण 4 अन्य कणों से जुड़ा हुआ है, 4 अन्य कणों से घिरे हुए, 4 अन्य कणों से के संपर्क में, डायरेक्ट टच में। तो ऐसे कणों को जो उसको छू रहे हैं, उसे स्पर्श कर रहे हैं, इन कणों की संख्या को कहा जाता है समन्वय संख्या। ये भी आगे आएगा, समन्वय संख्या। ये शब्द 2 बार पढ़ेंगे हम, एक ठोस क्रिस्टल में पढ़ेंगे, दूसरी बार जगह पढ़ेंगे हम समन्वय यौगिक का रसायन, एक चैप्टर है, वहां पे भी समन्वय संख्या शब्द आता है, उसकी अपनी परिभाषा है। तो यहाँ उसकी मीनिंग ये है कि ठोस में संकुलन प्रोसेस में एक कण से जितने कण उसे स्पर्श कर रहे हो, उन कणों की संख्या को हम कहते हैं समन्वय संख्या। यहाँ देख रहे समन्वय संख्या कितनी है? 4 है। अब इस संकुलन या इस व्यवस्था को देखिए, यहाँ पर इस कण को यदि मान लो हम सेंटर मान ले, ये इसे कितने कण टच कर रहे हैं? 6 कण, 1 2 3 4 5 और 6। इनको आपस में मिला दीजिए, ये मिलाया, ये आप भी मिला सकते हैं, ये। अब बोले इस ज्यामिति को क्या नाम दे, ये कौन सी आकृति बनी? तो आप बताएंगे कि ये आकृति षटकोणी। कैसा है? षटकोणी है या नहीं है? ठीक, षटकोणी। इसको नाम दिया षटकोणी बंध संकुलन जी। तो इस प्रकार से द्विविमीय बंध संकुलन के 2 प्रकार होंगे, एक होगा वर्गाकार बंध संकुलन और दूसरा होगा षटकोणी बंध संकुलन। वर्गाकार बंध संकुलन में आप देख रहे हैं कि अवयवी कण की समन्वय संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जबकि षटकोणी बंध संकुलन में अवयवी कण की समन्वय संख्या कितनी होगी? 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ समन्वय संख्या 6 होगी। और तुमको ये भी दिख रहा है कि किसमें रिक्त स्थान ज्यादा है? अवयवी कणों को जोड़ने के बाद खाली जगह किसमें ज्यादा है? इसमें जगह खाली दिख रही है, इसमें खाली जगह कम है। तो उसे भी किसी अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ वर्गाकार बंध संकुलन में जो बात याद रखना है, पहली बात समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, ये आएगा आंसर 4। इसमें समन्वय संख्या कितनी आएगी? समन्वय संख्या कितनी आएगी बेटा? बोलो, समन्वय संख्या आएगी 6। ठीक है, ऐसे इसमें समन्वय संख्या हो गई 6 और इसमें समन्वय संख्या हो गई 4। क्लियर? ठीक। अब हम देखें कि जो रिक्ति है, ये रिक्त स्थान, ये रिक्त स्थान, इसी को कहा जाता है अंतराकाशी रिक्ति। ये जो रिक्त स्थान है इसका आगे नाम पढ़ेंगे हम अंतराकाशी, अंतराकाशी रिक्ति। जस्ट इसके बाद ही आएगा रिक्ति, ये अंतराकाशी रिक्ति। यहाँ पर भी देख रहे हैं अंतराकाशी रिक्ति है लेकिन छोटी, सिंपल है। यहाँ पर कणों द्वारा घेरा गया आयतन, कणों द्वारा घेरा गया आयतन, ये हो जाएगा आपके पास में 52.4%, 52.4% जी। ये वैल्यू पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या अपने बोर्ड परीक्षा में। ऑब्जेक्ट में पूछा जाएगा कि वर्गाकार बंध संकुलन में अणुओं या कणों द्वारा घेरा गया कुल स्थान होता है, तो आंसर है 52.4। यदि किसी ने कहा कि इसी बंध संकुलन में, वर्गाकार बंध संकुलन में रिक्त स्थान कितना होगा, रिक्त स्थान कितना होगा, आप में से कोई बता सकता है? ये याद रखो, ये क्या होगा कोई भी बता देगा। आपको मालूम है प्रतिशत का मतलब होता है 100 में 52.4 कवर्ड है, घेरा गया है, तो खाली जगह कितनी होगी? माइनस करें। इस प्रकार से 100 में से 52.4 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 47.6 के आसपास। तो ये कहलाएगा कि ऐसा स्थान जो इस बंध संकुलन में खाली रह जाता है। ठीक, इसी प्रकार से द्विविमीय बंध संकुलन का जो दूसरा प्रकार है, जिसे आपने कहा षटकोणी बंध संकुलन, जिसमें समन्वय संख्या कितनी आई है? 6 आई है। इसमें वैसे लिख देते हैं कणों द्वारा घेरा गया स्थान, कणों द्वारा घेरा गया स्थान, ये
60 पॉइंट समथिंग है, 1 मिनट, 60 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ है, 60.4, 60.4 एग्जैक्ट। ठीक है, तो द्विविमीय बंध संकुलन का जो दूसरा प्रकार है हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग, HCP के नाम से जाना जाता है। इसकी समानता संख्या 6 है और कणों द्वारा किया गया स्थान क्या होगा 8.4। तब रिक्त स्थान कितना हो जाएगा, रिक्त स्थान आ जाएगा, आएगा 100 में से घटा दीजिए 39.6%। तो प्रश्न या तो घेरा गया स्थान आ जाए या रिक्त स्थान आ जाए, कोई एक याद रखिए, घेरा गया स्थान याद रखो या आयतन याद रखो, और जब भी खाली जगह पूछी जाए तो इस मात्रा को 100 में से घटाकर मात्रा बताई जा सकती है। तो इस प्रकार बंध संकुलन का जो पहला प्रकार है द्विविमीय बंध संकुलन, इसके 2 प्रकार हुए, वर्गाकार और षटकोणीय। वर्गाकार को स्क्वायर क्लोज पैकिंग SCP कहा, षटकोणीय ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी HCP कहलाता है। HCP और SCP स्क्वायर क्लोज पैकिंग एक क्लियर होते हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा देख लेना एग्जांपल्स वगैरह किसको बिलोंग करते हैं, अदरवाइज इतनी जानकारी हमारे लिए पर्याप्त है। अब आते हैं त्रिविमीय बंध संकुलन में। तो त्रिविमीय बंध संकुलन को भी हम त्रिविमीय बंध संकुलन इस प्रकार से होता है, ये इसमें 3 कणों की एक लेयर है, उसकी जो जगह खाली जगह बीच वाली उसमें ऊपरी सतह पर एक कण रखा गया है, इसे कहा जाता है चतुष्फलकीय। ठीक, और थोड़ा सा आगे देखिए त्रिविमीय बंध संकुलन में पहले इस पर चर्चा कर ले। इसके प्रकार एक षटकोणीय बंध संकुलन और बी घनीय बंध संकुलन, और एक है इसका प्रकार, हालांकि उसको इसमें काउंट नहीं करते लेकिन लिख दे रहा हूं मैं, वो है अंतःकेंद्रित बंध संकुलन। ये HCP और दूसरा है CCP। HCP और CCP त्रिविमीय बंध संकुलन के 2 मुख्य प्रकार हो गया, षटकोणीय बंध संकुलन और घनीय बंध संकुलन। त्रिविमीय ये ध्यान रखिए, और इसका एक्सप्लेनेशन इसमें मैं सबसे पहले षटकोणीय बंध संकुलन को समझा रहा हूं। ये षटकोणीय बंध संकुलन को समझाने के लिए मैंने एक मॉडल बनाया है और बना दिया इस प्रकार से। एक प्लेन में बनी लेयर है जिसमें आप देख रहे हैं कि बीच में एक कण, उसे 6 कण घेर के रखा हुआ है, स्पर्श कर रहे हैं, और इसके बीच में 6 कण जब स्पर्श कर रहे हैं तो ये कुछ जगह भी खाली बची हुई है, इसको कहा जाता है अंतराकाशीय रिक्ति या रिक्त स्थान। अब ये रिक्त स्थान 6 हो गए, अब 6 रिक्त स्थान हो गए, तो जो ऊपर की लेयर है ये हमने ऐसा रखा, तो आप देखेंगे कि इन 6 स्थानों पर केवल 3 ही कण रखे जा सकते हैं, क्योंकि कणों का आकार भी वहां बैठने से रुकता है। तो ऐसे दशा में एक खांचे पर एक कण है तो दूसरा खांचा खाली है, तीसरे पे कण है तो चौथा खाली है, 5वें पे, यानी एकांतर क्रम में जो खांचे बने उस पे ऊपर वाली लेयर के कण आ सकते हैं। ठीक, एग्जैक्ट ऐसा ही हम नीचे करें, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही करें कि जो ग्रीन कण जहां है उसी खांचे में इधर एक ग्रीन कण डाल दें। आप देख रहे हैं कि ऊपर की परत का हरा कण और निचला परत का हरा कण एक लाइन में आ रहा है। कैसा आ रहा है? एक लाइन में आ रहा है। तो इसे कहा जाता है एक्चुअल में षटकोणीय बंध संकुलन। कैसा? त्रिविमीय षटकोणीय बंध संकुलन। ध्यान से देखिएगा, ये और ये एक ही रिक्ति में आ रहा है। ऊपर की जो खाली जगह है, नीचे की जो खाली जगह है, वो एक सीध में इन कणों को हमने व्यवस्थित किया। ये कहलाएगा षटकोणीय बंध संकुलन। इसका हम डायग्राम भी बना सकते हैं, अभी बनाऊंगा मैं। और यदि इसको हम चेंज कर दिया, ये कण जिस खाली जगह पे उस पे न रखते हुए यहां देखिए ऐसा कर दिया, तो आपको दिख रहा होगा ये एक अरेंजमेंट कि ऊपर जिस खाली जगह पर अवयवी कण स्थापित है
ठीक नीचे वो खाली जगह बची हुई, ये देखो, और दूसरी जो खाली जगह यहाँ खाली थी ऊपर में, उस पर हमने कण को रखा, तो ये कहलाता है घनीभवन संकुलन। बहुत अच्छे से समझ लें तो इसका चित्र भी बनाया जा सकता है। इस प्रकार से सरल डायग्राम है कि ऐसा एक ये बना दिया हमने, किसको, इसको बनाया, ये थोड़ा अट्रैक्टिव, ये बना दिया षटकोण, ठीक। इनको आपस में मिला दें, अपोजिट लाइंस को, ये एक बॉल हो गई, दूसरा कण, तीसरा कण, चौथा कण, पांचवा कण, छठवां कण और ये बीचवा, ठीक। इस प्रकार से ये ऑरेंज वाला सेंटर वाला हो गया, ये 6 ये हो गया, ठीक। यहाँ जगह खाली है, दिख कम रही है, हमने चित्र में उसको ज्यादा दिखाया है। अब क्या करें, इस जगह पर, इस खाली जगह पर ऊपर लेयर में एक कण रख देते हैं, दूसरा कण यहाँ रख देते हैं, ये यहाँ तो आएगा नहीं, इसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा होता है कि यहाँ कोई दूसरा कण नहीं आ सकता। इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा, ये हमने एक डायग्राम बनाया, ये कहलाएंगे ऊपरी परत के कण, 3 कण जो ऊपरी परत में रखे। ऐसे ही नीचे, तो नीचे में भी हमने अभी कहा था जिस खाली जगह में ऊपरी सतह पर कण है, ठीक उसी जगह ये इसको यहाँ ले आए, ये हो जाएगा आपके पास में इस प्रकार का डायग्राम। ये सेम सिचुएशन, ये कहलाएगा षटकोणी बल संकुलन। इसमें दर्शा रहा है कि 6 कण किसी कण को घेर के रखा हुआ है, अर्थात इस कण से 6 कण एक ही तल में जुड़े हैं, ऊपर 3 कण है, नीचे 3 कण है, यानी इस कण को कुल मिलाकर 6 और 6 12 कण छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। तो यहाँ जो समन्वय संख्या आएगी, यहाँ आएगी आंसर 12, समन्वय संख्या की संख्या 12। इसी डायग्राम को मैं ऐसा कुछ बना रहा हूँ आपके सामने, अब ऐसा कर दिया, वही काम कर रहा हूँ, ये लो, ठीक। एक तल जिसमें एक कण 6 कणों से घिरा हुआ है, ऊपरी सतह वैसे रखना है हमको, वही एग्जैक्ट ये मिला है, ऊपर का पिक्चर एग्जैक्ट वैसे बिल्कुल हूबहू वैसे ही। लेकिन निचले सतह में आप देख रहे हो कि हम यहाँ यूज कर, ये जो जगह ऊपरी सतह में खाली थी उसमें निचली सतह में कण को सेट कर रहे हैं, तो इसे हम ऐसे बना सकते हैं, ये बनेगा डायग्राम इसका। अब आप देखिए इस दोनों चित्रों में कहाँ अंतर है, इन दोनों चित्रों में ये सेम है, अंतर सिर्फ ये दिख रहा है, ये डिफरेंस बस वैल्यूअल जो वैल्यूएशन करते हैं वो ये बार चेक करते हैं कि डायग्राम किसने सही बनाया है, नहीं बनाया है। तो आप देखेंगे ये डायग्राम जस्ट अपोजिट, यहाँ जैसा ट्रायंगल बना है इसी डायरेक्शन में यहाँ ट्रायंगल बना है, इस ये ट्रायंगल जस्ट इसका कैसा है, उल्टा है। तो ऐसे पहचान हो जाती है कि षटकोणी कोण और घनीभवन संकुलन कोण है, ठीक। अब रहा सवाल, इनमें समन्वय संख्या, दोनों में समन्वय संख्या कितनी होगी, 12 होगी, समन्वय संख्या दोनों में 12, इसका भी आंसर होगा 12, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर शॉर्टकट में 12, ठीक। समन्वय संख्या इसमें 12 और इसमें भी 12 होगी। इसमें जितना स्थान कणों द्वारा घिरा होता है, ठीक उतना ही स्थान यहाँ भी कणों द्वारा घिरा होता है, यानी दोनों में कणों द्वारा घेरा स्थान ये लगभग होता है बेटा 74%, 74%, यानी सिंपल है, ये बल संकुलन द्विमिमीय बल संकुलन से ज्यादा मजबूत है, क्योंकि संकुलन जितना अच्छा होगा क्रिस्टल उतना स्थायी होगा, ठीक। इनके कुछ एग्जांपल्स दिए, उसे हमें देख लेने हैं, और इस प्रकार से ठोसों में बल संकुलन या क्रिस्टलों में बल संकुलन के 2 प्रकार हमने पढ़ लिया, और दोनों प्रकारों के अपने अपने प्रकार पढ़ लिया। उसमें वर्गाकार और षटकोणी 2 जगह पढ़ा था, त्रिमिमीय बल संकुलन में षटकोणी और घनी 2 प्रकार। ये अंतर केंद्र की अलग से है,
इसकी जानकारी भी रखना कि इसमें 68% है जी, 68% जो पार्ट होता है कणों द्वारा घिरा हुआ होता है, बाकी कैसा होगा, रिक्त होगा। यानी सिंपल है, त्रिमितीय बल संकुलन में ये दोनों बल संकुलन ज्यादा स्थायी होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो इस प्रकार से हमने क्रिस्टलों में आज क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा है क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल बिंदु, इकाई सेल और इन्हीं आधारों पर इकाई सेल की ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टल के 7 समुदाय, 7 क्रिस्टल तंत्र, ब्रावेस के द्वारा इन तंत्रों को कुल 14 भागों में बांटा। ब्रावेस जालकों की संख्या हो गई कुल 14 और उसमें से घनी इकाई सेल या घनी क्रिस्टल या घनी तंत्र हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका डिटेल जो सिलेबस में है उसको पढ़ा। तो घनी इकाई सेल के 3 प्रकार पढ़ लिए, सरल, अंतःकेंद्रित और फलक केंद्रित। उनके घनत्व की गणना कर ली और घनत्व की गणना करके फिर कोषों में बल संकुलन कैसे होता है, कितने प्रकारों का होता है, उस पर हमने चर्चा कर ली। ठीक, इन्हें और देख लीजिएगा बुक में डायग्राम।